नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हमें आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आईवीएफ के इंडिकेशंस की। जो फर्स्ट इंडिकेशन हमने आज डिस्कस करना है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या फिर अननोन रीजंस की वजह से जो इनफर्टिलिटी है, दैट इज कि आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस का इश्यू नहीं है, आपको बताया जाता है कि आपका एग क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा है, कोई और इश्यू नहीं आ रहा है। स्टिल आपने 1 साल तक नेचुरली ट्राई किया, 4 से 5 या 6 साइकिल तक आईयूआई की भी ली एंड उसके बाद भी आप कंसीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है। देन सेकेंड इज ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके रीजंस में आपका ट्यूबरक्लोसिस भी आता है, आपका इन्फेक्शन भी आता है, रिकरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज भी है एंड अदर इश्यूज आर ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज होता है और उसमें आपको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है। थर्ड इज एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग, आपकी जो अपनी मेन पोजीशन है यानी आपकी एंडोमेट्रियम के अलावा यूट्रस के आसपास सरफेस में, ट्यूब्स में, पेल्विक एरिया में, इन सब जगह पर ग्रो करने लग जाती है और वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट इज एनओव्यूलेटरी साइकिल। एनओव्यूलेटरी साइकिल का मतलब ये है कि आपके एग्स खुद से ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो टाइमली रप्चर नहीं होते हैं या उसमें से एग रिलीज नहीं हो पाता। ये एनओव्यूलेटरी साइकिल हमें पीसीओडी पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है या फिर जो 35 प्लस एज के पेशेंट्स हो जाते हैं उनमें भी हमने ऐसा देखा है कि एग फर्दर ग्रो करता भी है तो वो सेल्फ रप्चर नहीं करता है, तो उसमें ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है। नेक्स्ट इज मेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर्स में हमने देखा है कि या तो मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत रिड्यूस रहता है या उनकी मोर्टेलिटी, यानी कि हमें ऐसा बोला जाता है कि स्पर्म वीक हैं, वो ठीक से चलने की उनकी जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है, या मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म्स ठीक नहीं है, यानी कि उनमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, किसी स्पर्म में हेड का इशू है या किसी में टेल का इशू है, नॉर्मल स्पर्म काउंट रिड्यूस होता है। तो ये सब इंडिकेशंस में हमें आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर हम इन सब चीजों को आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये सभी प्रॉब्लम्स को आप आयुर्वेदा के माध्यम से अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब 1978 में पहला आईवीएफ हुआ था, क्या उससे पहले पेशेंट्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते थे या उस समय भी इतना ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी था? जी नहीं, उस समय पर आयुर्वेद को, हमारी पुरानी पद्धतियों को लोग मान्यता देते थे। इस वजह से उन्हें अपनी इनफर्टिलिटी का रीजन भी पता होता था और उसको सॉल्व करने के तरीके भी। आयुर्वेद में जो आपका इनफर्टिलिटी है यानी कि निसंतानता है, उसमें 20 प्रकार के योनि व्यापदों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहता है। ये योनि व्यापद आपके यूट्रस का एक एनवायरमेंट है उसको डैमेज करते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से कंसेप्शन में इश्यू होता है। आयुर्वेद के माध्यम से देखें तो जो हाइपर एसिडिटी है या फिर रक्त पित्त, यानी कि आपके ब्लड में पित्त की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, यूट्रस का पीएच डिस्टर्ब होता है और स्पर्म उसमें सरवाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अनएक्सप्लेन्ड जैसे वर्ड से आप इनफर्टिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपको आईवीएफ पे ना जाके अपनी प्रॉब्लम्स को एक बार आयुर्वेद के पैरामीटर के हिसाब से मैनेज करना चाहिए और उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सेकेंड है ट्यूबल ब्लॉकेज। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आशा आयुर्वेदा पिछले 5 साल से बहुत ही पेशेंट्स के ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस सक्सेसफुली ओपन कर चुका है। चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज हाइड्रोसाल्पिंग्स की वजह से है या टीबी की वजह से है या रिकरेंट यूट्राइन इन्फेक्शंस की वजह से है, मल्टीपल एबॉर्शंस की वजह से है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में हमारे अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने एक पद्धति का विस्तार वर्णन किया है जिसे उत्तर बस्ती कहते हैं। बच्चेदानी के अंदर महामारी खत्म होने के अगले दिन से दवाई डाली जाती है जो हमारी अंडवहनी धमनियां हैं
वहां पर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको सॉल्व करती है और आपकी ट्यूब्स फिर से फंक्शनल होती हैं। मैंने फंक्शनल वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि एलोपैथी में भी ट्यूबल ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए लेप्रोस्कोपी करते हैं, बट दे ऑलवेज सजेस्ट यू कि कोई श्योरिटी नहीं है कि ओपन होने के बाद भी ट्यूब फंक्शनिंग होंगी या नहीं होंगी। बट आयुर्वेद की इस पद्धति के माध्यम से आपकी ट्यूब्स ना सिर्फ ओपन होती हैं बल्कि फंक्शनल भी होती हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और जस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट्स इजीली कंसीव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियोसिस। बच्चेदाने की लाइनिंग में स्वेलिंग होना, उसका अपनी नॉर्मल क्षेत्र के अलावा आसपास ग्रो होना, ये प्रॉब्लम को आप आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3 महीने का मेडिसिनल ट्रीटमेंट और पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेकर आप अपनी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और यदि ये इंडिकेशन ही आपका खत्म हो जाता है तो आपको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल की। एनओव्यूलेटरी साइकिल को सॉल्व करने में अगर आपका पीसीओडी एक रीजन है तो पीसीओडी की परेशानी को आप आयुर्वेद से जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपका एग सेल्फ रप्चर नहीं करता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को भी आप आयुर्वेद की मेडिसिन के माध्यम से, पंचकर्मा ट्रीटमेंट अगर आवश्यक है तो उसके माध्यम से पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो और आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेल फैक्टर्स की। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आयुर्वेद में वाजीकरण अध्याय का बहुत अधिक वर्णन है। ये वाजीकरण द्रव्य आपकी शुक्र धातु पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से शुक्र धातु से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व होते हैं। तो चाहे वो आपका नंबर ऑफ स्पर्म काउंट है, चाहे वो मोर्टेलिटी है यानी कि स्पर्म्स की चलने की क्षमता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल इशू है यानी उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ इशू है, अलोंग विद इट अगर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का इशू आता है या अदर अर्ली डिस्चार्ज का इशू आता है, ये सभी परेशानियां आपको आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इनका रिजोल्यूशन मिलता है और आप विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के ट्रीटमेंट में आपकी प्रॉब्लम के ग्रेड के हिसाब से ये परेशानियां रिजॉल्व करके नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। तो अब आप मुझे सोचकर बताइएगा कि क्या आईवीएफ आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और इससे रिलेटेड किसी भी असिस्टेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशा आयुर्वेदा सेंटर हमेशा आपकी हेल्प के लिए हम अवेलेबल है। थैंक यू।